विक्रा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के बाद आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राचीन भारत के इतिहास की कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरह से वैदिक काल में यानी जो वेदों का काल रहा, वेदों की जो समय अवधि रही उसमें किस किस तरह के परिवर्तन हुए, किस किस तरह से वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम समझेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने कहा था एक और वीडियो आएगा, लेकिन बहुत कुछ उसमें बचा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगर खास तौर से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय एक व्यवस्था थी और वहां पे पक्की नालियों का प्रमाण मिला, पक्की मकानों का प्रमाण मिला और उसमें देखा जाए तो खास तौर से मात्र सत्तात्मक समाज था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पे मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी माता को जो है घर का मुखिया माना जाता था। वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पतन की बात करें, किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। लेकिन मार्शल ने कहा, जॉन मार्शल ने, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है बाढ़ की वजह से हुआ। बाढ़ आया और बाढ़ आने के बाद क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरी तरह से बाढ़ में जलमग्न हो गया और उस तरह से उस सभ्यता का पतन हो गया। तो वैदिक काल में देखते हैं तो वैदिक काल की समयावधि को अगर देखा जाए तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद काफी दिनों का काफी गैप मिलता है भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास के क्रम में काफी गैप मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से वैदिक कालीन युग शुरू होता है और वैदिक कालीन युग को किस तरह से दो भागों में यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट के उसको हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं हमारा वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो वैदिक कालीन सभ्यता की बात करें तो वैदिक कालीन सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में डिवाइड है। पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो पूर्व वैदिक काल की जो टाइम पीरियड रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का रहा है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल की जो समयावधि रही है वो रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 से 1000, क्योंकि 1700 में हमारा समाप्त हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता, 1700 तक का माना जाता है। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। अगर देखा जाए वैदिक काल की उत्पत्ति एवं स्रोत, उन्हीं सब पे चर्चा आज की इस वीडियो में किया गया है। बाकी जो शेष बच जा रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो देखेंगे वैदिक शब्द जो है वेद शब्द से लिया गया है, यानी वैदिक शब्द की उत्पत्ति जो है वेद शब्द से हुई है। वेद की बात करें तो वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का मतलब ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे आर्य थे, और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द होता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्यों को जाना जाता है। आइए जानकारी के स्रोत, इनकी जानकारी कैसे मिली, हमारी वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है, तो अगर देखें तो कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह से, यानी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। साहित्य की बात करें तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनका कुछ किताब है, कुछ पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं। और उसके बाद पुरातात्विक की बात करें तो पुरातात्विक में अभिलेख वगैरह आते हैं, खुदाई में मिले जो उनके प्रमाण होते हैं उनसे उनको माना जाता है। तो दोनों तरह के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात कर रहे हैं तो बगोज कोई अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिसका नाम है बगोज कोई। बगोज कोई अभिलेख की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, नाम याद रखेंगे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये चार ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख मिला है 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख से। कौन सा अभिलेख, बगोज कोई अभिलेख से। बात करते हैं आगे तो पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड, इसका साक्ष्य वहां से मिला है। गैरिक मृदभांड, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो गैरिक मृदभांड। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो इसमें चित्रित धूसर मृदभांड का प्रमाण मिला है, यानी चित्रों के माध्यम से धूसर मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण मिला है। आगे देखते हैं उत्तर साहित्यिक स्रोत का, यह हमारा देखिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में दो बातें आप खास तौर से याद रखेंगे कि बगोज गोई के अभिलेख से 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख से इंद्र,
वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिला है। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो गैरिक मृदवान का साक्ष्य मिला है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो चित्रित धूसर मृदवान के साक्ष्य पाए गए हैं। साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं तो देखेंगे साहित्यिक स्रोत यहाँ सीधी सी बात है, इसका नाम भी वैदिक सभ्यता है और वेदों के कारण ही इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता रखा गया है। वेद के माध्यम से इस सभ्यता का पूरी तरह से जो है देखने को मिलता है, वेदों में इसका पूरा उल्लेख मिलता है, उन्हीं के माध्यम से इसका नाम वैदिक काल पड़ा है। देखा है तो वेद हमारे 4 होते हैं। ऋग्वेद आपका यहाँ देख लेंगे तो ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है, 4 वेद हैं। तो वेदों की बात करें, वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद की बात करें तो देखेंगे इसके संकलनकर्ता किन्होंने इनको संग्रह किया तो वेद व्यास, और वेद व्यास का जो वास्तविक नाम है वो द्वैपायन है। द्वैपायन इन्हीं का वास्तविक नाम है, यानी अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। आगे देखा जाए तो अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त, 10 मंडल 1028 सूक्त, और प्रथम एवं 10वां मंडल जो है सबसे नया है, यानी पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नया मंडल है ऋग्वेद का। बात करें तो 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। जहां हम प्राचीन सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज थी, वहीं यहां देखा जाए तो ये पितृ सत्तात्मक समाज है। कौन? वैदिक सभ्यता, ये पितृ सत्तात्मक समाज था यहाँ पे, यानी पिता को ही घर का मुखिया या हेड माना जाता था। तो देखा जाए तो यहाँ पे पुरुष सूक्त के नाम से आप देखेंगे 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। तृतीय मंडल की बात करें तो तृतीय मंडल में हमारे गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचयिता गायत्री मंत्र के विश्वामित्र जी हैं। देखेंगे गायत्री मंत्र जो है तृतीय मंडल में, ये कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, किस मंडल से है, तो तृतीय मंडल से, और इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। उसके बाद देखें 9वां मंडल जो है, ये तो बहुत बार बहुत परीक्षाओं में पूछा है। 9वां मंडल जो होता है सोम देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवता की बात कर लें तो सोम देवता को वनस्पतियों का देवता माना जाता था, पेड़ पौधों का देवता माना जाता है, क्योंकि इस युग में पेड़ पौधों की पूजा होती थी। बात करें 10वां मंडल की, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बांटे गए हैं। तो इसी 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है और ये वर्ण व्यवस्था जो है 10वें मंडल में दिया है। यहां से याद रखेंगे आप 10 मंडल है, इसमें 1028 सूत्र है, ऋग्वेद की बात चल रही है। उसके बाद देखेंगे तो प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। तृतीय मंडल गायत्री मंत्र का तृतीय मंडल में जो है उल्लेख किया गया और इसके रचयिता विश्वामित्र है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जो वनस्पति के देवता हैं। 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड है, उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। आगे देखेंगे तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सरस्वती को माना गया है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी, मतलब सबसे अधिक बार किस नदी का जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया है, तो याद रखेंगे सिंधु नदी का। सिंधु नदी का जिक्र सर्वाधिक बार आया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र देवता को सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में वैदिक काल के लोग मानते थे। ऋग्वेद में उल्लेख देखा जाए गंगा का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो गंगा नदी का केवल 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। सामवेद की बात कर लेते हैं। सामवेद ये देखा जाए तो सामवेद संगीत का वेद है, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। संगीत की जो 7 स्वर हैं उनका पहली बार अगर कहीं वर्णन किया गया तो हमारा सामवेद में किया गया, यानी 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ किसमें, सामवेद में। 100 से साम याद रखिएगा, 100 से संगीत याद रखिएगा। यानी संगीत का बात करें, संगीत का वेद किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के लेखक देखा है तो सामवेद के प्रथम लेखक जो है जैमिनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद के प्रथम लेखक जैमिनी है और देखा जाए तो सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। सामवेद में कुल मंत्र 1549 है। आइए तीसरा वेद देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद भाई देखें यजुर्वेद क्या होता है, यज्ञ की विधियों का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ यानी यज्ञ कैसे किया जाए, यानी यज्ञ की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, उसका वर्णन अगर देखा जाए तो यजुर्वेद में किया गया है। गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं में ये लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हमारा कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है, पूछता है तो याद रखेंगे गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है यजुर्वेद। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1990 है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1990 है। आइए चौथा वेद देखते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात कर ले तो अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका आदि का उल्लेख मिलता है। यानी अथर्ववेद पूरी तरह से जादू, टोना, टोटका इन सब का उसमें जिक्र या उल्लेख मिलता है। देखा जाए तो अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं और ब्रह्मवेद का मतलब होता है श्रेष्ठ वेद, यानी सभी वेदों में सबसे श्रेष्ठ इसी को माना गया है। सबसे बाद का वेद अगर देखा जाए, सबसे अंतिम वेद चारों वेदों में कौन सा है तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद माना जाता है। देखा जाए तो वेदांगों की संख्या कुल 6 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा परीक्षाओं में। कुल वेदांग कितने हैं तो वेदांगों की संख्या 6, स्मृति की संख्या भी 6 है। और अगर देखा जाए पुराणों की संख्या तो टोटल पुराण 18 पुराण हैं। अगर देखा जाए तो 6 वेदांग, स्मृति 6 और पुराण 18 हैं। पुराणों के रचयिता तथा संग्रहकर्ता किसे माना जाता है, यानी जो पुराण है उनके रचनाकार किनको माना जाता है या उनको संग्रह करने वाला कौन है तो देखेंगे लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रसर्वा, इन्हीं को पुराणों का जो है संकलन करता या रचयिता माना जाता है। किसको? लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा को। देखेंगे आगे तो सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक। देखा जाए सबसे ज्यादा जितने हमारे पुराण हैं, सभी पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा पुराण माना गया है तो मत्स्य पुराण। देखेंगे मत्स्य पुराण जो हमारा है ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण की अगर बात करें तो देखेंगे मत्स्य पुराण से किस वंश का जानकारी मिलती है या किस वंश के बारे में उल्लेख किया गया है मत्स्य पुराण में तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का जिक्र किया गया है, यानी सातवाहन वंश की जानकारी दी गई है मत्स्य पुराण में। इस तरह से वैदिक कालीन जो सभ्यता थी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वेदों पे आधारित सभ्यता थी, इसीलिए इसको वैदिक कालीन सभ्यता का नाम दिया गया है। आगे देखेंगे उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। टोटल उपनिषद हमारे 108 हैं, यानी उपनिषदों की संख्या 108 है। लेकिन अगर प्रमाणिक रूप से जानना चाहें कि प्रमाणिक कितने हैं, कितने को प्रमाणिक किया गया है तो प्रमाणिक जो है मात्र 13 हैं। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 13 है, लेकिन उस तरह से देखा जाए उपनिषदों की संख्या 108। टोटल उपनिषदों की संख्या 108 आप याद रखेंगे। आइए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य हमारे देश भारत का सत्यमेव जयते, ये वाक्य कहां से लिया गया है? ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछता है तो मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया। आइए सबसे प्राचीन व प्रमाणिक स्मृति की बात करने। हमने यहां देखा सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक जो है कौन सी हमारी पुराण रही तो मत्स्य पुराण। लेकिन अगर स्मृति की बात करें तो मनुस्मृति जो है पूरी तरह से सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है हमारी स्मृति। महाभारत के रचयिता देखेंगे तो महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, वेद व्यास। अन्य नाम अगर देखा जाए महाभारत का तो महाभारत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जय संहिता। जय संहिता आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। दुनिया का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ, पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ महाभारत ही है। वैदिक कालीन लोगों का मूल निवास स्थान। आइए देखें कि वैदिक कालीन लोग थे कहाँ के, वो कहां से आए हुए थे, क्या वो विदेशी थे, क्या यहीं के थे? तो बहुत सारे विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। वास्तव रूप में जो वैदिक कालीन जो आर्य आए थे ये विदेशी ही थे, भारत के मूल निवासी नहीं थे, बाहर से आए हुए थे। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिखाए हैं इनके प्रति कि ये लोग कौन थे या मूल निवासी कौन थे, यहाँ के लोगों का मूल निवास स्थान क्या था, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो देखें सबसे महत्वपूर्ण मैक्स मूलर का सिद्धांत इसमें आता है। मैक्स मूलर का जो सिद्धांत दिया ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लगभग सभी लोग, इसी पे ज्यादातर जो विद्वान हैं इसी पे सहमति दिखाते हैं। मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, मतलब आर्यों का जो निवास स्थान रहा वो मध्य एशिया रहा, मध्य एशिया से ये लोग आए हुए हैं। बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव के लोग हैं। आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव
बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा मैप में देखेंगे आप तो उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं और इनको कहा बाल गंगाधर तिलक ने। अगर देखा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा ये तिब्बत से आए हुए लोग हैं, ये तिब्बत से आए हुए लोग हैं, ये जो जितने भी हमारे वैदिक कालीन सभ्यता के लोग थे उनको बताया गया कि तिब्बत से आए हुए लोग हैं। किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मैक्स मुलर को जरूर याद रखेंगे, मध्य एशिया से आए हुए लोगों को उन्होंने बताया। देखें डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि सब आल्पस पर्वत यूरेशिया के आए हुए हैं। आल्पस पर्वत यूरेशिया, यूरेशिया यूरोप और एशिया के बीच बॉर्डर पे ही आल्पस पर्वत है। उन्होंने कहा, किन्होंने भाई? संपूर्णानंद जी ने। इन्होंने कहा कि वहीं से आए हुए लोग हैं। हमने देखा वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत आज का ये वीडियो, जिसमें उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरीके से आप देखें। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको देखें, लिखें और लिख के उसको याद करें। पढ़ेंगे, देखेंगे 1 से 2 बार 3 बार वीडियोज आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से आपके माइंड में सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। इसके बाद 2 वीडियो और इसके आएंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन में भी आपको पढ़ना है पूर्व वैदिक कालीन और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन। 2 वीडियो इसमें आपको मिलेंगे, पूर्व वैदिक कालीन के और उत्तर वैदिक कालीन के। उसमें देखेंगे कि किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, जहां से बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं और वहां से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको हम समझेंगे और उनको करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।